हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? कल मैंने आपको पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की कुछ थ्योरी समझाई थी, कुछ क्या सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी लगभग, ठीक है ना। तो आज हम उसी पे बेस सवाल करेंगे और इसको समाप्त करेंगे, ठीक है ना। पैरेललोग्राम आज पढ़ लेंगे हम सारा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। यहां से सवाल नंबर 6 जवाब दीजिएगा। यदि एक पैरेललोग्राम का बेस 2x² प्लस 5x प्लस 3 है और पैरेललोग्राम का एरिया इतना है तो हाइट क्या होगी? मैंने आपको बताया कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। सवाल में आपको पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है, उसका बेस दे रखा है, तो हाइट पूछे तो हाइट कैसे आएगी पैरेललोग्राम की? जवाब दीजिए। तो अगर आपको पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है तो उसके एरिया को मेरे दोस्तों क्या, एरिया को डिवाइड कर दीजिए बेस से। एरिया कितना है? 2x³ प्लस x² -7x -6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे दोस्तों यहां से ये हाइट कितनी है? तो ये बेस कितना है? बेस है 2x² प्लस 5x प्लस 3, 2x² प्लस 5x प्लस 3, यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही आ जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 2x³ प्लस x² -7x -6 को डिवाइड कर दीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 से, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि डिवाइड करने पर आएगा क्या? ये एक सवाल अलजेब्रा का बन गया। एरिया हाइट निकालने तो एरिया को डिवाइड कर दे मैंने बेस से। अब यहां तो आप यह तो पूरा पूरा डिवाइड करो, ठीक है ना। मुझे जाहिर सी बात है कि 2x³ को 2x² से भाग देंगे तो x ही बाहर जाएगा, यानी कि 2x तो नहीं आने वाला डिवाइड करके, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। या तो आप इसको दोस्तों डिवाइड करो या फिर आप यहां पे कोई वैल्यू पुट कर लो जो आपको पसंद आती है। बताओ क्या पुट कर लें? जो भी आपको मेरे दोस्तों वैल्यू क्लियर हो आपके दिमाग में, अब वो पुट कर लो भैया। मैंने जैसे सपोज यहां पे x को क्या पुट कर लेते हैं, सपोज मैंने यहां पे x को 0 पुट कर लिया। अगर मैं x को 0 पुट कर लूंगा तो h का मान कितना आएगा? h का मान x को 0 पुट करोगे -6/3, यानी कि -2 हो रहा है, -2। तो आंसर भी ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए। ये सवाल अलजेब्रा का बन गया। अब आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 रखने पर -2 आ जाए। x बराबर 0 रखेंगे 4 हो जाएगा, 0 रखेंगे 2 हो जाएगा, 0 रखेंगे -4 हो जाएगा, x को 0 रखेंगे तो -2 आएगा। तो बी ऑप्शन आंसर है। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब आप भाग लगाएंगे 2x² से 2x³ में भाग लगाएंगे तो x बार ही जाएगा, जो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा था। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सवाल सीडीएस में बहुत ज्यादा आता है। अगला करिए सवाल नंबर 7। क्या आंसर है जी बताओ? सवाल है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके एसी और बीडी विकर्ण हैं और एंगल बीडी 60 डिग्री का है, एंगल एडीबी 90 डिग्री का है। तो बीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये चित्र बना लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है चित्र बनाने में, ठीक है। सवाल बोला है एबीसीडी मेरे दोस्त एक पैरेललोग्राम है, बीएडी 60 डिग्री है। तो मैंने इस तरीके से बना दिया बीएडी ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। ये एंगल बीएडी है ना, एक्यूट एंगल बीएडी 60 डिग्री का हो गया। एंगल एडीबी 90 है, तो आपने इसको यहां से मिलाया मेरे दोस्तों। अभी एडीबी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अभी ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आपसे पूछा है बीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा और आंसर जो है वो आपको एबी की टर्म में बताना है, ठीक है ना। बीएडी 60 डिग्री है और एंगल एडीबी 90 डिग्री है, ठीक है। बीडी स्क्वायर तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों, सबको ये बात जानता है। अगर ये 90 है 60 है तो कितना होगा मेरे दोस्तों? 30 डिग्री का होगा। 60 डिग्री के आंसर जो बताना है वो एबी की टर्म में बताना है, ठीक है ना। आपको एबी और बीडी में रिलेशन बताना है। तो भाई 30 डिग्री के सामने की जो साइड है वो एडी है
और ये 90 डिग्री के सामने की साइड ए बी है और ये 60 डिग्री के सामने की साइड बी डी है। तो साइड्स में क्या रिलेशन होता है, जवाब दीजिए 30 60 90 में है भाई। बी डी अपॉन ए बी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर ये 30 60 90 राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है भाई, 60 डिग्री के सामने कितना होता है, बी डी √3। ठीक है दोस्त, 90 डिग्री के सामने कितना आता है, 90 डिग्री के सामने ए बी कितना आता है, 2। यानी कि बीडी की जो लंबाई है वो ए बी का √3/2 गुना है। बीडी की जो लंबाई है वो ए बी का √3/2 गुना है। 30 60 90 आपको पता होना चाहिए भाई। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने आपके यहां पे 2 होता है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो रेशियो आ जाएगा बीडी का स्क्वायर कितना आएगा, 3/4 ए बी स्क्वायर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह सवाल भी सीडीएस की परीक्षा में आया था। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी। ये करिए, अगला सवाल है आपके सामने 8। बनाइए दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन। सब फिगर तो सही नहीं लग रहा अजीत, जो देखने में लग रहा है उससे थोड़ा सा हटके होगा। फिगर स्केल से ड्रॉ नहीं किया गया है। ये सब छोड़ दीजिए भाई। ये भी सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ए लाइन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD meets DC in P and BC producing Q. If P is the midpoint of DC, then which of the following is correct? कौन बताएगा? ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल सवाल बहुत आते हैं आपके सामने। जैसे भी सवाल ये है कि आपके सामने एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। ठीक है, आपके सामने पैरेललोग्राम दे रखा है इस प्रकार से A B C D, ये समांतर चतुर्भुज है। ABCD ये क्या है, ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। सवाल में ये बोला हुआ है कि एक लाइन खींची गई है जो कि शीर्ष A से जाती है और DC को मेरे दोस्तों पॉइंट P पर मिलती है और BC को आगे बढ़ाने पर Q पे मिलती है। अगर P DC का मिड पॉइंट है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक सेकंड, थोड़ा डायग्राम को ना नीचे ले आता हूं मैं यहां पे। ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। DC का मिड पॉइंट है P, P जो है वो DC का मध्य बिंदु है इस प्रकार से। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। अब सवाल को ढंग से पढ़ेगा। एक लाइन खींची गई है जो पॉइंट A से जाती है, DC को पॉइंट P पर मिलती है और आगे बढ़ाते हैं तो BC को आगे बढ़ाने पर Q पर मिलती है। मतलब ये लाइन मेरे दोस्तों खींची गई है इस प्रकार से ये, और ये जो लाइन है ये BC को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है? BC को आगे बढ़ाने पर यहां मिलती है पॉइंट Q पर। तो ये जो है मेरे दोस्तों आपका पॉइंट Q है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। दिख रहा है? ABCD पैरेललोग्राम है। सवाल को ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। साइड CD का मध्य बिंदु A है। शीर्ष A से एक रेखा खींची गई जो DC को पॉइंट P पर मिलती है और जब इसको आगे बढ़ाया जाता है तो BC को आगे बढ़ाने वाली को Q पर मिलती है। तो आपसे पूछा है, दो स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ। ट्राइंगल PDA का एरिया और ट्राइंगल PCQ का एरिया बराबर है। क्या ये एरिया बराबर है इन दोनों ट्राइंगल का? इन दोनों ट्राइंगल का क्या एरिया बराबर है? आप बोलोगे हां जी सर बराबर है। कैसे भाई? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्योंकि आपको साफ साफ बोल रखा है कि P जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई ये वाला एंगल जो इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। भाई ये दोनों लाइन AD और ये BC क्यों ये पैरेलल है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो यानी कि मेरे दोस्तों सिमिलर तो हो ही गए।
लेकिन यहां पे इस एंगल के सामने की साइड डीपी, यहां पर इस एंगल के सामने की साइड पीसी, करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो रही है। जब करस्पॉन्डिंग साइड ही सेम हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। मैं इस एंगल के सामने की साइड डीपी, यहां पे सेम इसी एंगल के सामने की साइड पीसी बराबर है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। जब ये दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो रही है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी बराबर होगा, मतलब इसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है 1। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसी क्यू। क्यूएबी का जो एरिया है वो पीसी क्यू का मेरे दोस्तों क्या है? डबल है। ट्राइंगल क्यूएबी का जो एरिया है वो ट्राइंगल पीसी क्यू के एरिया का डबल है। क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। भाई आप अच्छी तरीके से जानते, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, दोनों साइड पैरेलल हैं। ये पैरेलल है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ये दोनों ट्राइंगल जो थे सिमिलर थे, सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो हर करस्पॉन्डिंग साइड मेरे दोस्तों यहां पर सेम होगी। ठीक है ना? यानी कि मेरे दोस्तों जो लंबाई आपकी एपी की है, जो लंबाई आपकी एपी की है, वही लंबाई आपकी पीक्यू की होगी। जो लेंथ एपी की है वही लेंथ पीक्यू की होगी, करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम। समझ में आया? तो यानी कि यहां पे ये जो ट्राइंगल पीक्यूसी है और ये जो ट्राइंगल एक्यूबी है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर है मेरे प्यारे बहन, की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना? 1:2। तो इनके एरिया का रेशियो 1:4 होगा, 1:4 होगा। यानी कि मेरे दोस्तों ट्राइंगल एक्यूबी का जो एरिया है वो पीक्यूसी के एरिया का 4 गुना होगा, ना कि 2 गुना। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, एरिया का रेशियो 1:4 है। ठीक है, समझाया है ना मैंने आपको कि अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट से अगर आप पैरेलल लाइन खींचते हो तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना होता है? 1:4। मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी गुड मुकेश। जिन बच्चों ने सिमिलरिटी पढ़ी हुई है उनको मजाक लग रहा होगा, लग रहा है क्यों करवा रहे हैं, इसे आगे बढ़ जाए। लेकिन फिर भी कुछ बालक हमें ऐसे मिल जाते हैं कि उनको 100 बार भी बताएंगे तो भी कहेंगे अरे बेसिक से एक बार फिर से। पिछला रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मिड पॉइंट थ्योरम ही तो बता रहे हैं। एपी और पीक्यू पैरेलल कैसे हुआ? एपी और पीक्यू पैरेलल, मैंने तो बोला ही नहीं। एपी की पी बेटा मोनो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर नहीं होगी। जो पीक्यू की लंबाई है वही एपी की लंबाई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल नंबर 9। चलेगा। सवाल यह है कि पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी भुजा 14.3 सेंटीमीटर है और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 सेंटीमीटर है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? बढ़िया और आसान सा सवाल है। सवाल यह है कि भाई एक पैरेललोग्राम की बड़ी भुजाओं की लंबाई 14.3 है और उनके बीच की दूरी 4.4 है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 है, तो छोटी भुजाओं की लंबाई, मैंने कल ही बताया था कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब पैरेललोग्राम की जो बड़ी साइड्स है वो 14.3 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। कितनी? 14.3 सेंटीमीटर लंबाई की है। और उनके बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? और उनके बीच की दूरी है 4.4 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। ये किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई? पैरेललोग्राम को आपकी छोटी साइड्स बतानी, पैरेललोग्राम की छोटी साइड्स, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? पैरेललोग्राम की छोटी साइड्स के बीच की डिस्टेंस 5.2 सेंटीमीटर है, तो इक्वल होना चाहिए। हमने एरिया को बराबर कर दिया राज, एरिया को इक्वेट करना है, तो बस सवाल समाप्त। अब सवाल में कुछ है नहीं, देखिए 13 से कट जाएगा दोस्तों, 11 बार चला जाएगा, 13 चौका 52, 4 बार चला जाएगा। 4 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 1.1 बार जाएगा। ठीक है ना?
तो 11 इंटू 1.1 यानी कि 12.1 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम की जो दो छोटी भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है वो 12.1 सेंटीमीटर होगी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। केवल एरिया को बराबर रखना है। हाँ बिल्कुल, रिवर्स रेशियो से भी कर सकते हैं। डिंपल बिल्कुल सही बोला आपने। जो हाइट का रेशियो है, साइड का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा। वेरी गुड, तुम तो समझदार हो। ठीक है ना। और एरिया को इक्वेट करके भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। चलिए, रिवर्स रेशियो से भी करवाऊंगा एक सवाल। ये देखो सवाल नंबर 10, कल का लेक्चर देखो आदित्य। एक पैरेललोग्राम का एरिया 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट का मतलब लगातार, बी मतलब छोटी साइड लकी। पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है उनका रेशियो 5:8 है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? यह सवाल है, बहुत ही आसान है, कौन करेगा? मैंने कल ही बताया था कि पैरेललोग्राम की साइड्स का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है ना। कल का लेक्चर ध्यान से देखिए। एक पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम है ना इस प्रकार से, तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड मतलब ये लगातार है ना, इनकी साइड का रेशियो 5:8 बोल रखा है। ये साइड का रेशियो मेरे दोस्तों है ना, भुजाओं का लंबाई का अनुपात 5:8 बोल रखा है, जिसमें छोटी भुजा ये है मेरे दोस्तों, छोटी भुजा है। अभी ये छोटी भुजा होगी और ये पैरेललोग्राम की बड़ी भुजा होगी, इनकी लंबाई का रेशियो 5:8 दे रखा है। तो इन भुजाओं के ऊपर जो हाइट होगी, हाइट का रेशियो तो रिवर्स होगा ना भाइयों, 8:5। हाइट का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा, 8:5। अगर बड़ी भुजाओं के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजाओं के करस्पॉन्डिंग हाइट ये है, बड़ी भुजाओं के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, 5 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है 6 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 6 गुना 48 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई जाहिर सी बात है, बड़ी भुजाओं की डिस्टेंस बीच की दूरी कम होगी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी। हाँ, एरिया का कोई काम नहीं है मोनू, ये केवल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें उलझे रहें और अपना टाइम खराब करते रहें। पहले नहीं होता था ऐसा, आजकल होने लगा है कि एग्जामिनर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, केवल स्टूडेंट्स का टाइम खराब करवाने के लिए। ठीक है, ये वाला सभी स्टूडेंट ने कर लिया ये तो। ठीक है, चलिए ये बताइए दोस्तों, क्या आंसर है इस सवाल का? 11 नंबर करो। यस यस हार्दिक।
10 रह गया। 10 वाला ही तो क्वेश्चन करा था भाई अजय, क्या कैसी बात करते हैं। चलो सवाल नंबर 11 बताइए। पढ़ रहे हैं गोविंद भाई। ओके, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां एबी 20 है, बीसी 34 है और एसी 42 है। तो आपसे पूछा कि बताओ इस पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक चित्र बना देता हूं। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ठीक है दोस्तों, सवाल तो आसान ही लग रहा है कि एक पैरेललोग्राम है प्यारे भाइयों, ए बी सी डी, इस प्रकार से। सवाल के अकॉर्डिंग ए बी की जो लंबाई है 20 है, बीसी की जो लंबाई है 34 है और एसी मतलब ये डायगोनल आपको दिया है, डायगोनल मेरे दोस्तों आपको दिया 42 इसकी लंबाई है। तो आपसे पूछा इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। इस सवाल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचेंगे तो एरिया को बाइसेक्ट करता है। मतलब जो एरिया इस ट्राइंगल का है, जो एरिया ट्राइंगल एडीसी का है, वही एरिया ट्राइंगल एबीसी का है। तो मुझे करना कुछ नहीं इस सवाल में। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल के उसको डबल कर दूंगा तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो हमारी जिंदगी का मकसद है ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना। और वो एरिया कैसे निकलेगा, जवाब दो। तो आप कहोगे सर इस ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखे तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे तो रटा हुआ है, मैंने आपको दो चीजें रटवा रखी है, 13, 14, 15 एरिया 84 होता है। ये 20, 34, 42 को देख के घंटी नहीं बज रही दिमाग में भाई। इसका आधा क्या होता है 10, 17, 21। ये भी तो मैंने रटवा रखा है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। 10, 17, 21 एरिया कितना होता है 84। एरिया कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर 10, 17, 21 अगर किसी ट्राइंगल की साइड है, यहां पे साइड को डबल किया गया है ना, 10 का दुगना 20, साइड को डबल किया गया है। अगर आप साइड डबल कर दोगे तो एरिया कितने गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा कि नहीं, 4 टाइम्स। साइड दुगना कर दिया, लंबाई सेंटीमीटर दुगना कर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुना। यानी कि ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया। ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया होगा। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इसका भी डबल करेंगे यानी कि 84 इंटू 8, 672 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी। 640 प्लस 32, 672। एंगल कहां से लाओगे मोनू, समझ में आ गया। ये तो सभी स्टूडेंट ने कर लिया, इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई जी। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, करो। ट्रिपलेट तो राइट एंगल में लगता है ना। ट्रिपलेट नहीं लगाया है शिवानी भाई, ये ट्रिपलेट नहीं लगाया हमने। ये 10, 17, 21 स्टैंडर्ड ट्राइंगल है जिसका एरिया मुझे याद है 84। 13, 14, 15 भी 84। आपको नहीं याद है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए। आप कुछ भी बोल देते हो भाई। करो अगला क्वेश्चन। सवाल है एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, मतलब जो सटी हुई साइड्स हैं वो 15 और 24 हैं और उनके बीच का जो एंगल है पैरेललोग्राम के जो बीच साइड्स के बीच का एंगल है वो 120 डिग्री है। तो आपसे पूछा शॉर्टर डायगोनल, छोटे डायगोनल की लंबाई आपसे पूछी है। करो। आप लोगों की समस्या यही है कि आप पीछे का बिल्कुल खत्म है मामला, कुछ नहीं पता आपको कि क्या पढ़ा था पीछे, क्या याद करना था, क्या भूलना था। मुंह उठा के क्लास में आ जाते हैं। अरे भाई जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, पीछे की चीज को ध्यान नहीं रखोगे, कैसे काम चलेगा। 10 ओम प्रकाश। प्रगति, अगर किसी ट्राइंगल की हर साइड को 10, 17, 21 एरिया 84, साइड को डबल करेंगे 20, 34, 42, लेंथ को दुगना कर दिया तो एरिया कितने गुना होगा। ट्राइंगल की हर लंबाई को दुगना कर दोगे तो एरिया 4 गुना होगा कि नहीं।
लंबाई सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। लड़कियां तो बिल्कुल खत्म हैं, एकदम एकदम, देखो कुछ नहीं बचा। एक पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है 24 और 15 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम के है भी साइड्स के बीच का कोण 120 डिग्री है। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो ऑब्टूस एंगल है 120 डिग्री का है। आपसे पूछा छोटा डायगोनल क्या होगा, पता ये छोटा डायगोनल की लंबाई आपसे पूछी है भाई। एरिया पूछता तो एरिया भी निकाल देते यहां से, जैसे एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसकी एडजेसेंट साइड 24 और 15, 24 15। छोटे डायगोनल की लंबाई आपसे पूछे, मैंने आपको बताया है कि पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, दोनों की लंबाई अलग अलग होगी। अगर आप एसी की लंबाई निकालोगे तो एसी तो दोस्तों बड़ा डायगोनल बन जाएगा, बड़ा डायगोनल हो जाएगा एसी। एसी की लंबाई नहीं बतानी है आपको, छोटे डायगोनल की लंबाई बतानी है। अगर ये एंगल 120 डिग्री का है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये साइड 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर ही होगी। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हां जी सर हम समझे। तो जो छोटा डायगोनल होगा वो इस एक्यूट एंगल 60 डिग्री के सामने ये बीडी छोटा डायगोनल होगा मेरे दोस्तों। बीडी की लंबाई आपको निकालनी है। क्लियर है? अब बताओ कैसे निकलेगा बीडी, जवाब दीजिए। अगर बीडी, ये ट्राइंगल एडीबी को ध्यान से देखिए, कल ही समझाया था जब थ्योरम का प्रूफ करवाया था, कोसाइन रूल। अभी दो साइड अगर दे रखी है, बीच का एंगल अगर आपको दे रखा है तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग बीडी का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 24 का स्क्वायर 576 माइनस ट्वाइस ऑफ अभी 15 गुणा 24 और बीच के एंगल का मेरे दोस्तों कॉस, बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस 60 डिग्री। ये कोसाइन रूल याद है? खैर अब तक तो आप भूल गए होंगे, क्या करूं मैं। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, याद होना चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा। तो 15 गुणा 24 मेरे प्यारे भाई 360। तो 576 में से जब 360 घटाएंगे 216, 225 प्लस 216 441। तो बीडी का स्क्वायर जो है वो 441 आ गया। बीडी स्क्वायर 441। तो बीडी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर आ गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो छोटे डायगोनल की जो लंबाई होगी स्टूडेंट वो 21 सेंटीमीटर होगी। डी ऑप्शन यहां से करेक्ट बैठता है। समझ में आ गया? क्लियर है ना दोस्तों? कर लोगे अब आप? चलिए कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आक्रमण करेंगे। ये बताइएगा, सवाल है जी आपके सामने 13 नंबर। नहीं हिमांशु, हमारी वाली भाई। अबे रोशन, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो कुछ बुद्धि में जाएगा, हैं? जब पढ़ते लिखते ही नहीं हो तो कैसे बुद्धि में जाएगा? भाई जहां आप एक स्टूडेंट को 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है, आपको 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं मेहनत करते तुम, ये बताओ मुझे। मुझ पे डिपेंडेंट क्यों हो इतने? अपने से कब मेहनत करोगे तुम? खुद पे गुस्सा नहीं आता? खुद घर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ाई करते? मैं नहीं समझाने वाला सब कुछ, खुद पे भी भरोसा करो थोड़ा बहुत।
रिवीजन तुम नहीं करते, प्रीवियसर के सवाल तुम नहीं लगाते, पिछला लेक्चर तुम नहीं करते, खुद से नोट्स तुम नहीं बनाते, चाहते क्या हो? ये बताइएगा। इफ ए रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड पेरीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज रेस्पेक्टिवली? उनके एरिया का जो है रेशियो क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। सवाल में बोल रखा है यदि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज का बेस सेम है, उनका पेरीमीटर भी सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? तो इस सवाल को आप दो तरीके से समझ सकते हो। इस सवाल को आप ज्योमेट्री से भी समझ सकते हो और इस सवाल को आप ट्रिग्नोमेट्री से भी समझ सकते हो। सवाल में यह बोला गया है कि एक आयत है। आयत क्या होता है भाई? क्या होता है आयत? भाई जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो, चारों एंगल 90 डिग्री का हो, यह होता है मेरे दोस्तों आयत। अब मेरे दोस्तों एक आयत है और एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है, दोनों सेम ही बेस पर बने हैं और उनका पेरीमीटर भी सेम है। पेरीमीटर का मतलब उनकी जो है चारों ओर की बाउंड्री भी बराबर है। तो ये आयत है। अभी ये आयत का मेरे दोस्तों बेस होगा, इसी बेस पर आपको पैरेललोग्राम बनाना है। तो सपोज मैंने जैसे आयत की लंबाई को यहां पे a मान लिया और ये चौड़ाई को मेरे दोस्तों मैंने b मान लिया। अब इसी बेस पर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, तो आप मुझे बताइए पैरेललोग्राम किस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चे? तो भाई कुछ स्टूडेंट पता क्या कहेंगे कि सर ध्यान रखिएगा पेरीमीटर भी सेम होना चाहिए, पेरीमीटर भी सेम होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ये बन गया पैरेललोग्राम, ये बन गया पैरेललोग्राम, ऐसे बना देंगे। ऐसे बनेगा क्या पैरेललोग्राम? नहीं भाई, सवाल में यह बोला गया कि परिमाप समान होना चाहिए। बेस तो दोनों का सेम है, ये भी a हो गया, ये भी हो गया। अगर रेक्टेंगल की चौड़ाई b है तो मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम की ये साइड भी b होना चाहिए। अगर ये आपकी लेंथ b है, आप इसको यहां तक ले जाएंगे तो ये b से ज्यादा नहीं हो जाएगा। भाई ये तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस बन जाएगा, ये तो b से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी, यानी कि इस तरीके से नहीं बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो साइड है थोड़ी सी नीचे ही रह जाएगी मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से पैरेललोग्राम बनेगा है भाई। ये लेंथ b होगी। अगर आप इसको ऊपर तक ले गए, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि ये भी लेंथ b रहे और ये लेंथ भी b रहे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो बेस तो यहां पे दोनों का सेम है, ठीक है ना? बस रेक्टेंगल की जो है ये चौड़ाई b है और यहां पे पैरेललोग्राम की ये वाली जो साइड है ये b रहेगी, तभी तो पेरीमीटर बराबर आएगा, तभी तो परिमाप बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो उनके एरिया का रेशियो पूछा है ना आपसे, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के एरिया का रेशियो पूछा है। रेशियो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, एक के बराबर होगा, क्या होगा ये रेशियो? तो भैया आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, सभी को ये बात समझनी चाहिए कि भाई बेस तो दोनों का सेम है। एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है मेरे दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, जबकि पैरेललोग्राम का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुणा हाइट। पैरेललोग्राम का बेस तो ए, हाइट क्या है? इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है यही होगी, इस पैरेललोग्राम की हाइट केवल यही बचेगी, यही हाइट हो जाएगी ना। तो भाई सभी बच्चे जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो साइड ज्यादा है और पैरेललोग्राम की हाइट कम है। रेक्टेंगल की जो साइड है इसकी लंबाई ज्यादा है, पैरेललोग्राम की हाइट कम है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये रेशियो जो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। b बटे h की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले जिसको ये बात समझ में ना आई हो वो इस प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है ना? मैं कितनी भी देर समझाता रहूं, कुछ बालक ऐसे कि उनकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं।
भाई रेक्टेंगल और पेरीमीटर कम कैसे है सर? अरे भैया विशाल, रेक्टेंगल की ये हाइट क्या है? ये है ना बी। पैरेललोग्राम की हाइट कितने? ये इतनी है ना एच, तो ये तो कम ही है ना पैरेललोग्राम की हाइट, बी ज्यादा है एच छोटा है। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जबकि पैरेललोग्राम का एरिया होता है मेरे दोस्तों ए बी साइन थीटा। ये है, ट्रिग्नोमेट्री से समझा देता हूं, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा का जो मान होता है वो हमेशा एक से कम होता है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से कम होती है। तो अगर आप 1 को भाग करोगे साइन थीटा से, अभी 1 को साइन थीटा मतलब एक से छोटी संख्या, 1 को 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो एक से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 1, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आया? तो सर पेरीमीटर इक्वल कैसे हुआ फिर? अरे श्वेता बिल्कुल बिल्कुल एकदम, क्या बताऊं, पेरीमीटर क्या होता है? चारों ओर की बाउंड्री। अरे भैया ये हाइट ए है, ये साइड ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? 2a प्लस 2b। पैरेललोग्राम का क्या है पेरीमीटर? ये ए है, ये भी ए है। अभी ये क्या है पैरेललोग्राम का? ये बी है, ये भी बी है। पैरेललोग्राम का भी 2a प्लस 2b है। देखो अगला सवाल 14 नंबर करिए। जितनी बुद्धि की आवश्यकता है नौकरी लेने के लिए उतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है आपके अंदर ना। इक्वल मनदीप कह रहे इक्वल भी तो हो सकता है सर। इक्वल उस केस में होगा जब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम बन जाएंगे। इस सवाल में रेक्टेंगल शब्द अलग इस्तेमाल करा है, पैरेललोग्राम अलग इस्तेमाल करा है, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? अगर आपने साइन थीटा को 1 कर दिया, थीटा 90 डिग्री कर दिया, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक के ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यहां रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम अलग अलग आपको बनाना है। करिए अगला सवाल 14 नंबर। एक पैरेललोग्राम की दो साइड की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। पैरेललोग्राम के डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होगा? कल ही समझाया है भाई, याद है ना कल का कंसेप्ट? भाई पैरेललोग्राम की दो साइड आपको दे रखी है ए और बी। पूछा क्या है? पैरेललोग्राम के विकर्णों के वर्गों का योग आपसे पूछा है ना, डायगोनल के स्क्वायर का सम। तो डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी क्या है? पैरेललोग्राम की साइड है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेंस के पेपर का सवाल है। तो 10 और 9 109, 109 दूनी 218, तो 218 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है ना? कुछ है ही नहीं इस सवाल में। ये करिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है जी 15। करो। रवि 109 नहीं आएगा, 109 का दुगना आएगा। दुगुणा दो भी तो करोगे रवि, भूल कैसे जाते हो ये बताइएगा। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां ए बी 14 है, बीसी 18 है, एसी 16 है। दूसरे डायगोनल की लंबाई क्या होगी? करो। सच में अजीत मींस का ही सवाल था वो। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी साइड्स दे रखी है। ये क्या है? एबीबीसी क्या है? पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, है ना? ये 14 है और ये 18 है। ये डायगोनल है। एसीबीडी क्या होते हैं? डायगोनल। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल एसी 16 दे रखा है, दूसरे डायगोनल की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो भाई यहां भी डायरेक्ट वही कंसेप्ट लग जाएगा। एक डायगोनल 16 है, 16 स्क्वायर। दूसरा डायगोनल भैया मैंने मान लिया D2 जो आपको निकालना है, प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 18 का स्क्वायर 324। ठीक है दोस्तों? आप बोलोगे जी सर ये कितना आ जाएगा? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। अगर मैं 4 इधर ले लूं 200, 200 और 320 520,
520 का दुगुना 1040, तो D2 स्क्वायर कितना आएगा? 1040 में से 16 का स्क्वायर 256 माइनस करना है, तो पहले 240 घटा लो, 800 हो जाएगा। फिर 16 और घटा लेते हैं, 784। तो D2 का स्क्वायर आ गया मेरे दोस्तों 784। तो दूसरे डायगोनल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 28। 28 का स्क्वायर होता है ना 784, तो 28 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 1040 में से 16 का स्क्वायर 256 माइनस करेंगे 784, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 28 का। तो सेकंड डायगोनल की लंबाई 28 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया भाई? आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। ये बताइए एक और क्वेश्चन, चलो जल्दी से। दो 2018 का शिवम, जल्दी जल्दी करिए भाई। आया जी? अरे वाह यार, मैं तो तुमको वैसे ही डांट रहा था, तुम तो बड़े प्यारे वालों को सब आंसर बता रहे हैं। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल 22 और 16 हैं। यदि एक भुजा की लंबाई 17 तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप। अब बताओ, पैरेललोग्राम की एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड पता लग जाए तो पेरीमीटर भी आ जाएगा कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड सेम होती है, चलेगा। तो मेरे प्यारे भी पैरेललोग्राम के डायगोनल 22 और 16 हैं, तो क्या आ जाएगा? 22 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बराबर दोस्तों ट्वाइस ऑफ 17 स्क्वायर प्लस दूसरी साइड को मैंने बी मान लिया। एक भुजा तो 17 दे रखे, दूसरी साइड को मैंने बी मान लिया, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो भाई ये देखिएगा, 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? 22 का स्क्वायर 484 होता है ना, उस दो को बटे में ले आते 242। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, तो आधा कर देंगे दोस्तों 128। तो कितना आ जाएगा? 370। 370 माइनस 17 का स्क्वायर 289 बराबर 20 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों जब ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? है भाई, पहले तो 300 ही घटा लेते हैं, ये 81 आ जाएगा। 70 और 11 81 आ जाएगा 20 स्क्वायर। तो यानी कि सेकंड साइड की जो लंबाई है 9 आ गई।
पैरेललोग्राम की जो सेकंड साइड है वो कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर आएगी। तो पेरीमीटर पूछा है, एक भुजा 17 है, दूसरी मैंने निकाल ली 9, तो परिमाप क्या आ जाएगा, 2 गुणा 17 प्लस 9। कि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि 26 का दुगुना 52 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ पाए आप लोग। दीक्षा कह रहे हैं सर क्लोज टेस्ट कैसे ठीक करें। दीक्षा क्लोज टेस्ट क्या होता है, पेचकस वेचकस ढीले हो गए होंगे, ठीक से कर दो, उसको कस दो, ठीक हो जाएगा अपने आप। अगला करेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 17, ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश का होता है क्या क्लोज टेस्ट? ओके, इंग्लिश की बातें हमसे ना करो तुम, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, बहुत ही गोरा सवाल है आपके सामने, कौन करेगा? If in a parallelogram one of its acute angle is 60 degree and the ratio of the length of square of its diagonal is 21:13, if the perimeter of parallelogram is 40 centimeter, then find the difference between its adjacent side. This is a very classical question. सवाल है, एक पैरेललोग्राम का एक एक्यूट एंगल 60 डिग्री है और इसके डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो, विकर्णों के वर्गों का अनुपात जो है 21:13 है। आपसे बोला अगर पैरेललोग्राम का परिमाप 40 है तो इसकी एडजेसेंट साइड का डिफरेंस बताइए। तो आप ये बात जानते हैं कि जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये, जैसे मेरे पैर भी आपके सामने पैरेललोग्राम है, दिखाई दे रहा है सभी को पैरेललोग्राम? आप बोलोगे जी सर। अब पैरेललोग्राम मेरे दोस्तों इस प्रकार से है कि इसका एक्यूट एंगल 60 है, तो भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल जो होगा ये 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। समझ में आ रहा है? सवाल में जो दे रखा है मेरे दोस्तों, इसके डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो है ना, d1 स्क्वायर बटे d2 स्क्वायर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 21/13 दे रखा है। अब एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब ये ए और बी है ना, ये भी ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, आमने सामने की साइड पैरेलल है। अब बताओ, जाहिर सी बात है डायगोनल के वर्गों का अनुपात है ये, तो 21 तो बड़े डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, ये छोटे डायगोनल को। बड़ा डायगोनल कौन सा होगा? ये वाला होगा 120 डिग्री के सामने। 120 डिग्री के सामने का ये जो डायगोनल है मेरे दोस्तों d1, ये बड़ा होगा। अब बताओ ये कैसे निकलेगा, d1 स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग d1 स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कॉस 120 डिग्री का मान होता है बच्चों -1/2। कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है? -1/2। तो -1/2 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि AB प्लस AB। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये छोटा डायगोनल होगा, छोटे डायगोनल का स्क्वायर क्या बनेगा? अभी dt स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्यूट एंगल के सामने है ना, -2ab cos 60 -2ab cos 60 डिग्री। बच्चों cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2 कर रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -ab। तो यानी कि पैरेललोग्राम के
दोनों डायगोनल की लंबाई के स्क्वायर का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बढ़िया आ गया। D1² बटे D2², कोसाइन रूल से लिखा मैंने। और सवाल में मेरे प्यारे भाई यही कितना दे रखा है, 21/13 दे रखा है, 21/13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है ना? D1² बटे D2², 21/13। अब मुझे तो दोस्तों सवाल में बोल रखा है कि पेरीमीटर 40 है, एडजेसेंट साइड का डिफरेंस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम की साइड का रेशियो आपको चाहिए। कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, जवाब दीजिए। तो यहां लगेगा कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात समानुपात नियम, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। अगर आप यहां पे अंश और हर को जोड़ोगे तो ऊपर ट्वाइस ऑफ A² प्लस B² होगा। अंश में से हर को घटाओगे मेरे दोस्तों, है ना, रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया होगा भाई, अंश में से हर को घटाओगे तो 2AB आएगा मेरे दोस्तों। और इधर अंश प्लस हर करोगे, 21 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 34। 21 माइनस 13 करोगे कितना आ जाएगा, 8। तो कैंसल आउट, 2 से 2। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे भी यही चीज आएगी। A² को AB से भाग करेंगे, A/B आएगा। भाग तो कर सकते हो, A² को अगर AB से भाग करेंगे A/B, B² को AB से भाग करेंगे B/A। 34/8 कितना आ गया, यानी कि 17/4। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है, 17/4 आ गया। आप बोलोगे जी बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पे मैंने बस एक लेवल आगे बढ़ाया है, CDS का क्वेश्चन है। तो A/B प्लस B/A 17/4 आ गया। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का ही रेशियो चाहिए, A/B चाहिए। या तो आप इसको x मान के करो कि ये x है तो ये 1/x है, तब x का मान निकालो। या फिर हिट एंड ट्रायल अंदाजे से कोई बालक क्या मुझे A/B का मान बता सकता है कि पैरेललोग्राम की साइड का रेशियो होगा कितना? जवाब दीजिए भाई। अगर ये A/B है तो ये B/A है, यानी कि अगर ये x है तो उसका उल्टा लिखा हुआ 1/x इस फॉर्म का है। क्योंकि 17/4 आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपकी थोड़ी सी बुद्धि चलती है, 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि A/B की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई। 4 बाई कंपैरिजन कर लिया। तो यानी कि पैरेललोग्राम की यहां पे जो साइड का रेशियो है वो कितना आ गया, 4/1। 4 का मतलब 4/1। पैरेललोग्राम की जो साइड का रेशियो है वो कितना आ गया, 4/1 आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो 4/1 बोलो चाहे 1/4 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी कि पैरेललोग्राम की साइड का जो रेशियो है वो 4/1 है। अगर एक साइड 4 है तो दूसरी साइड 1 है। तो इनका डिफरेंस आपसे पूछा था, डिफरेंस 3 का मल्टीपल आएगा। 4 और 1 के बीच में 3 आ रहा है ना, 3 का डिफरेंस मल्टीपल आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। पेरीमीटर कितना बोल रखा है, 40। तो पेरीमीटर होगा कितना, अगर एक साइड 4 है दूसरी 1 है तो पेरीमीटर क्या आएगा, दुगना ऑफ ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 10 आएगा। 4 1 5 दूनी 10, तो पेरीमीटर 10 आएगा। सवाल में 10 की वैल्यू मेरे दोस्तों 40 सेंटीमीटर आपको दे रखी है प्यारे बच्चे, कितने गुना दे रखी है, 4 गुना। तो आपसे पूछा है एडजेसेंट साइड का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे समझ में आई है, यानी कि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एडजेसेंट साइड का डिफरेंस 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। पेपर में जो सवाल आया था वो केवल यहां तक आया था, A/B का रेशियो 4/1। वो आप ऑप्शन से कर सकते थे सवाल, ठीक है ना। लेकिन यहां मैंने बस ये एक दो चीजें आगे बढ़ा दी है। ठीक है ना, पेरीमीटर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 10 की वैल्यू 40, 4 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 4 गुना, 12 सेंटीमीटर।
हाउ वन? अरे 4 को आप 4/1 भी तो लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? 17/4 को क्या लिख सकते हो? 4+1/4। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए, ठीक है, जब आप कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ेंगे अपने आप समझ लेंगे। आगे करो, अगला क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने यहां पर 18, जवाब दीजिएगा। करिए दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 मेरे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार का सवाल आप कर लोगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सिमिलरिटी में भी हुआ है, बहुत ज्यादा आता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बस डाटा बदल देता है, पेपर में कई बार ये सवाल आता है। PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड PQ को आगे बढ़ाया गया है x तक, इस प्रकार से कि PQ और QX बराबर है। साइड PQ को मेरे दोस्तों आगे बढ़ाया गया है यहां तक, कहां तक? पॉइंट X तक। सवाल में इस प्रकार से आगे बढ़ाया गया कि PQ और QX बराबर है। भाई जो लंबाई PQ की है वही लंबाई QX की है, ठीक है ना। इफ एक्सेस इंटरसेक्ट QR एट Y, मेरे दोस्तों ये जो एक्सेस है QR को Y पे काटता है, तो आप यहां से मिलाइएगा मेरे दोस्तों इसको, एक्सेस को। ये साइड QR को कहां पे काटता है मेरे प्यारे भाई? यहां Y पे काटता है, Y पे। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल SYR का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल SYR का एरिया क्या होगा, ये सवाल है, करिए जल्दी से। बोलो। सबसे पहली बात मेरे दोस्तों कि ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों जो साइड है एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। और क्यों मिड पॉइंट है मेरे प्यारे भाई? क्यों क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल में अगर आप किसी साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4 होता है। अगर इसका एरिया 1 है तो इस क्वालिटर का कितना होगा? 3। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया 3 यूनिट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम जाके पढ़िए, कम से कम 100 सवाल हो चुके हैं उस पर आज तक, चलिएगा, ठीक है भाई। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका 3 होगा। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2, एरिया का रेशियो 1:4। इसका 1 है, पूरे ट्राइंगल का 4 होगा, इसका 3 बचेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये बात तो सभी को समझ में आ गई, इसमें तो कुछ था ही नहीं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, जो PQ की लंबाई है वही SR की लंबाई है। क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम नहीं है? सभी बच्चों ने आंसर बता भी दिया मेरे प्यारे भाइयों, गर्व है मुझे तुम पे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? भाई ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों इसके इक्वल है। अभी ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल। और मेरे प्यारे भी करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। इस एंगल के सामने की साइड SR, इस एंगल के सामने की साइड QX, ये दोनों साइड बराबर है। SR और QX की लंबाई बराबर बराबर है। जब करस्पॉन्डिंग साइड सेम है तो यानी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम भी हो गए। तो इसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट आएगा, ये भी 1 आएगा। सवाल समाप्त। तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया? पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया जी 4। 3 और 1 4। PQRS पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया 4। सवाल में 4 की जो वैल्यू है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो आपसे पूछा है प्यारे बच्चे, ये इस ट्राइंगल SYR का एरिया, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 300/4 75, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे दोस्तों। यहां पर सवाल है जी आपके सामने, किधर गया, 19 नंबर। ये जवाब दीजिए जी, क्या उत्तर बनेगा इस सवाल का। जल्दी से करिए भाई, पैरेललोग्राम को समाप्त करेंगे। ये वाला सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन है टेक्नीशियन के पेपर में भी आया था मेरे दोस्तों, एग्रीकल्चर के, लेकिन वहां डायग्राम नहीं दिया था, डायग्राम बनाना था। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इन द फॉलोइंग फिगर, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम, आपके सामने चित्र दिया है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। एम पी क्यू का मिड पॉइंट है, पी क्यू का मध्य बिंदु है एम, ठीक है, मिड पॉइंट है। एसपी और आरएम आगे बढ़ाने पर एन पर मिलते हैं। जब एसपी को आगे बढ़ाया है और आरएम को आगे बढ़ाया है तो एन पर ये जाकर मिलते हैं। तो आपसे पूछा एनओ से ओआर का रेशियो, एनओ से ओआर का रेशियो आपसे पूछा है, करिए जल्दी से। एनओ से ओआर का रेशियो क्या होगा, मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, ठीक है ना, डायग्राम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अब। ठीक है ना, सवाल में जो आपको निकालना है वो एनओ से ओआर का रेशियो निकालना है। सवाल में जो बोला गया है कि ये एम है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। दोस्तों ये जो एम है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, यानी कि जो पीएम है और ये जो एम क्यू है ये बराबर बराबर है, ठीक है। अब बताओ, एम मिड पॉइंट है, तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ भी 1 होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, तो टोटल पी क्यू 2 हो गया, तो ये भी 2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब मेरे प्यारे भी समझने वाली बात यह है, क्या आपको यहां पे कैंची फिगर दिखाई दे रही है, कैंची फिगर, ध्यान सुनिएगा, कैंची फिगर दिखाई दे रही है। आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया कैंची फिगर दिखाई दे रही है। अगर ये 2:1 है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1 है, तो भाई ये भी 2:1 होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है भाई। भाई मैंने आपको समझाया हुआ है ये कैंची फिगर, ये कैंची फिगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा है। अगर ये 2 है और ये 1 है, 2:1 है, तो ये भी तो 2:1 होना चाहिए। अगर ये 2 लेंथ है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर इसकी लंबाई मेरे दोस्तों 2 है तो इसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चे कितनी है, 1 है। ये बात सभी को समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्तों सवाल तो आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब इस सवाल में कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों एम क्या है, एम मिड पॉइंट है मेरे प्यारे भाई। ये जो है एम जो है साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है भाई। पीएम और एसआर ध्यान से सुनेगा है भाई, ये जो पीएम और इस एसआर को ध्यान से देखिएगा, छोटे बड़े ट्राइंगल मेरे दोस्तों यहां पे सिमिलर हैं। ये ट्राइंगल पीएनएम, ट्राइंगल एसएनआर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा, सेम होगा मेरे प्यारे भैया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 हो रहा है, 1:2, तो ये भी 1:2 होगा। मतलब ये लेंथ 1 है तो पूरी 2 होनी चाहिए, 3 है तो इसका मतलब ये लेंथ भी यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझते क्यों नहीं है आप लोग मेरे दोस्तों। आपके सामने अगर इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना रखा है, ये मेरे दोस्तों एम मिड पॉइंट हो रहा है यहां पर। अगर ये 1:2 का रेशियो है तो ये भी 1:2 का रेशियो होगा। ये लिखने की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है बार बार, यानी कि एनएम और एमआर की जो लंबाई है बराबर बराबर हो जाएगी। क्यों नहीं समझते,
मिड पॉइंट थ्योरम क्यों नहीं समझते? अगर ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है भाई, ये 1:2 का रेशियो, तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये लेंथ इसके इक्वल होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। भाई अगर ये लेंथ 1/2 3 हो रहा है, तो ये लेंथ एनएम भी 1/2 3 होनी चाहिए। सवाल समाप्त। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे एनओ से ओआर का रेशियो पूछा है। यही तो दुख है कि सिमिलरिटी के 100 सवाल कराने के बावजूद भी आज तक आपका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ कि आप खुद से सोच पाए। ये एनओ कितना हो गया? एनओ 3 और 1 4। ओआर कितना हो गया? ओआर हो गया 2। तो एनओ से ओआर का रेशियो कितना आएगा? 2:1। 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर था। ए ऑप्शन करेक्ट है, 2:1। ठीक है ना? तरीका और भी है इसको सोचने का, ये अकेला तरीका नहीं है करने का, तरीका इसका और भी है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं सिमिलरिटी के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल होगा जी यहां तक। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा भैया जी 20। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है दोस्तों, फटाफट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार सवाल है, बुद्धि लगानी होगी करने के लिए, ठीक है ना। आखिरी के जो हैं पैरेललोग्राम के 28 सवाल हैं शीट में, आखिरी के जो 8-10 सवाल है अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पी और क्यू 2 पॉइंट है ए बी और सी डी पर। तो भाई हमने इस प्रकार से पैरेललोग्राम बना लिया है ए बी सी डी। अच्छा पैरेललोग्राम है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पी और क्यू 2 पॉइंट है ए बी और सी डी पर। ए बी पर एक पॉइंट पी है, सी डी पर दूसरा पॉइंट क्यू है। एपी से पीबी का रेशियो 5:4 है, तो आप यहां पे रखेंगे पॉइंट पी। एपी से पीबी का जो रेशियो है सवाल के अकॉर्डिंग वो 5:4 है। सीडी पर एक पॉइंट क्यू है, डीक्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है, तो क्यू यहां पे होगा। अब डीक्यू से क्यूसी का जो रेशियो है वो 1:2 है, ये 1:2 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। अगर ट्राइंगल डीओ क्यू का एरिया 27 है, डीओ क्यू, अब ये ओ क्या है? ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ बीडी एंड ए क्यू। चलेगा, मिलाते हैं। तो मेरे दोस्तों बीडी क्या है? बीडी डायगोनल है, बीडी जो है डायगोनल है, और ये ए क्यू है। बीडी और ए क्यू जहां पे काटते हैं वो पॉइंट को ओ बोला गया है। बीडी और ए क्यू जहां पे काट रहे हैं वो एक दूसरे को वो ओ पॉइंट है। ट्राइंगल डीओ क्यू का एरिया 27 है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 27 है। इस ट्राइंगल डीओ क्यू का जो एरिया है वो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 27। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एडीपी का एरिया बताइए, करो जल्दी से फटाफट। देखिए सबसे पहली बात, ये भी सिमिलरिटी का ही सवाल है, सभी को समझ में आ गया, सभी को कैंची फिगर यहां पे दिखाई दे रही है। कैंची फिगर जहां पे दिखाई देगी वहां सिमिलरिटी लगेगी लगेगी। आप सभी बच्चे जानते हैं पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, तो अगर ये साइड ए बी 5 और 4 9 हो रहा है तो ये साइड डीसी भी 9 होनी चाहिए। भाई ये तो 1 और 2 3 ही है केवल, तो इसको भी 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3:6। 3:6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी यानी कि अभी साइड ए बी भी 9 हो गया, साइड डीसी भी 9 हो गया, मैंने दोनों को 9 बना दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई अब इस बात का जवाब दीजिए। यहां पे आपको कैंची फिगर दिखाई दे रही है, कैंची फिगर आप बोलोगे हाँ जी सर कैंची फिगर दिखाई दे रही है। ये लेंथ कितनी है? 3। ये लेंथ कितनी है? टोटल 9। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बोलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो कितना है मेरे प्यारे भाई? 1:3 है। ठीक है भाई,
आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये कैंची फिगर दिखाई दे रही है आपको, डी क्यू ए बी, डी क्यू ए बी कैंची फिगर दिखाई दे रही है। डी क्यू कितना है 3, ए बी कितना हो गया 5 4 9, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा इन ट्राइंगल के 1:9, 1:3 का स्क्वायर 1:9, यानी किसका एरिया 27 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा 27 गुणा 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 27 गुणा 9 होगा, 27 गुणा 9। आप बोलोगे जी सर, अब कोई मुझे बता सकता है कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? भाई यहां पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैंची फिगर है, साइड का रेशियो 1:3 है, 3 9 1:3, तो एरिया का रेशियो 1:9। अलग अलग रेशियो को आपस में मिक्स मत करा करो, यानी कि इसका 27 है तो इसका 27 गुणा 9 होगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर यहां पे कैंची फिगर है, साइड का रेशियो 3 9 या 1 3 है, तो ये रेशियो भी 1:3 होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का 1:3। सवाल में 1 की वैल्यू 27 है तो 3 की वैल्यू है 3 गुणा 27। 3 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 3 गुणा 27। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 3 इंटू 27, तो इसका जो एरिया होगा वो 3 गुणा 27 होगा, 81। 3 गुणा 27 होगा। भाई क्यों नहीं समझते हो आप लोग, ये कैंची फिगर है, 1:3 साइड का रेशियो है, तो ये भी तो 1:3 होगा कि नहीं, ये भी तो 1:3 होगा। अगर 1 की वैल्यू जिस रेशियो में बेस उसी 1 की वैल्यू 27 है, तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 27 81 होगी। अरे कुछ नहीं होगा रोशन, कुछ भी नहीं है, सवाल 20 सेकंड का, 20 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। आपको समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ता है, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड का, खत्म। अगर आपसे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा होता कि बताओ पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, तो पैरेललोग्राम का एरिया, अब ट्राइंगल एडीबी का एरिया आ चुका है, ट्राइंगल एडीबी का एरिया आ चुका है। ट्राइंगल एडीबी का एरिया क्या है, ये 27 का 3 गुना, 27 का 9 गुना, 27 का ऐड कर देंगे दोनों को, 9 3 12। ये ट्राइंगल एडीबी का एरिया है, एडीबी का, ट्राइंगल एडीबी का एरिया है। 27 का 9 गुना, 27 का 3 गुना, दोनों को जोड़ेंगे 27 का 12 गुना हो गया ट्राइंगल एडीबी का एरिया। इसका दुगना कर देंगे, ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अगर आपसे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा होता तो ये आ जाता, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, ठीक है ना। मुझे यहां से ट्राइंगल एडीबी का एरिया निकालना है। ट्राइंगल एडीबी का एरिया हो गया 27 गुणा 12, 27 गुणा 12 ट्राइंगल एडीबी का एरिया, एडीबी का जो आपके सामने लिखा हुआ है ट्राइंगल एडीबी का एरिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है ट्राइंगल एडीपी का एरिया, ट्राइंगल एडीपी का एरिया। मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे जो सवाल में पूछा गया है वो ये पूछा गया था कि ट्राइंगल एडीपी का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का। मुझे पूरे ट्राइंगल एडीबी का एरिया पता है 27 गुणा 12, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। अगर बेस 5 4 के रेशियो में है तो एरिया भी 5 4 के रेशियो में डिवाइड होगा। क्वेश्चन में ट्राइंगल एडीपी का एरिया पूछा गया है, टोटल बेस कितना है, टोटल है बेस 9, 9 में से आपको कितना पार्ट चाहिए, केवल 5 पार्ट चाहिए, इसका 5/9। जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस उसी रेशियो में ट्राइंगल का एरिया। 9 से 27 3 बार चला जाएगा, 36 पंजे 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समाप्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सिमिलर ट्राइंगल है दीक्षा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है, एरिया का रेशियो 1:9 होगा। अगर वो 27 है तो वो 27 गुणा 9 है। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों, बस आपको सिमिलरिटी आनी चाहिए। सारा सवाल फिगर में ही तो समाप्त हो गया, अलग से थोड़ा ना कुछ लिखना पड़ा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 21 नंबर जी। यस सानिया, हम मेंस लेवल है सुमिति ये क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए अगला करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट रह गया है मेरे प्यारे भी, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम
रेक्टेंगल स्क्वायर सभी के लिए ट्रू है। भाई रेक्टेंगल स्क्वायर भी तो एक टाइप के पैरेललोग्राम ही होते हैं। एक कंसेप्ट रह गया है मेरे प्यारे भाई, जो कंसेप्ट मैं आपके लिए बता रहा हूं वो किसी भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर रोम्बस, सभी के लिए मेरे दोस्तों ये कंसेप्ट सही है, सभी में अप्लाई होगा ये कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए कंसेप्ट क्या है समझिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपके सामने पैरेललोग्राम बनाता हूं, मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ज्यादातर क्वेश्चन वैसे पैरेललोग्राम पे ही पूछा गया है, इस पे एबीसीडी पैरेललोग्राम है। P इसके अंदर कोई पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट, P इज एनी पॉइंट इनसाइड पैरेललोग्राम एबीसीडी। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर कहीं कोई पॉइंट P है, कहीं भी बिंदु P हो सकता है, P से चारों वर्टेक्स को मिला दीजिए। इस पॉइंट P से चारों वर्टेक्स को आप मिला दीजिए, तो चारों वर्टेक्स को मिलाने से बच्चों चार ट्रायंगल बन रहे हैं, चार ट्रायंगल है भाई। इन चारों ट्रायंगल में भाई इस ट्रायंगल का एरिया 1 है, इस ट्रायंगल का एरिया 2 है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का एरिया मेरे दोस्तों 3 है और इस ट्रायंगल का एरिया मेरे दोस्तों 4 है। तो ये एरिया है, ये 1 2 3 4 क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल। तो आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का सम बराबर होता है 1 + 2 = 3 + 4। आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का सम बराबर होता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, ठीक है भाई। आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का सम बराबर होता है, समझ में आया। और किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, रेक्टेंगल में ये नहीं दूसरी चीज बताई थी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। पैरेललोग्राम एबीसीडी के एरिया का आधा होगा। आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का सम बराबर होगा और पैरेललोग्राम एबीसीडी के एरिया का आधा होगा, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें। अब पेपर में क्वेश्चन एक दो बार तो थ्योरम भी पूछी गई हैं, ठीक है भाई, या फिर इनमें से आपको कोई 3 ट्रायंगल के एरिया दे देगा, चौथे ट्रायंगल के एरिया पूछ लेगा, ठीक है ना। कैसे आया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, कि जैसे इस पैरेललोग्राम की साइड ए है और ये वाली साइड भी ए है, तो मेरे दोस्तों जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इन दोनों ट्रायंगल के ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया का सम क्या होगा, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस तो ए है भाई, इस ट्रायंगल का बेस कितना है ए, इस ट्रायंगल का बेस कितना है ए, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सेम है भाई। मेरे प्यारे भाई इस ट्रायंगल की हाइट कितनी, ये इस ट्रायंगल की हाइट है, बेस दोनों का कॉमन है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है। तो भाई जब बेस दोनों का कॉमन है और इस हाइट को थोड़ी देर के लिए मैं h1 मान लेता हूं, तो भाई 1 + 2 कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ a गुणा h1, हाफ ऑफ a गुणा h1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। h1 क्या है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसी प्रकार से अगर मैं इस साइड को b मान लेता हूं, इस साइड को मैं b मान लेता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो भाई ये जो है, ठीक है भाई, ये इन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है, ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी यहां से, ठीक है ना। यार क्यों नहीं समझते हो तुम लोग, थोड़ी बुद्धि कहां बेच खाई है तुम लोगों ने। ये b है भाई, ये इन पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है ना, 90 डिग्री। डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हो आप, 90 पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, ठीक है भाई। तो छोटी साइड्स हैं ये भी, इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, ये h2 मान लिया। तो भाई इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम क्या आ जाएगा, इन दोनों का हाफ b गुणा h2 आ जाएगा। और आप जानते हैं AH1 क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया, BH2 क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया। ये AH1 का आधा है, ये BH2 का आधा है, दोनों बराबर है, दोनों पैरेललोग्राम के एरिया का क्या है, आधा है, हाफ हाफ है।
ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? इतना समय नहीं है कि इस पे जो है आधा घंटा खराब करा जाए। अगला करो क्वेश्चन इस पे 21। PQRS एक पैरेललोग्राम है। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम मोनो रेक्टेंगल में था। कभी कुछ पढ़ लिया करो, सब खिचड़ी सी बना देते हो, पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? PQRS एक पैरेललोग्राम है। बिंदु ए समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है। कोई पॉइंट ए है जो इसके अंदर है, पॉइंट ए इसके अंदर स्थित है। ट्राइंगल PAQ, ये ट्राइंगल PAQ, इसका एरिया कितना है? ए से सबको मिलाया गया है। क्या बोला गया है? ट्राइंगल PAQ का एरिया 21 है, 21। ट्राइंगल PAS का एरिया 27 है, 27। ट्राइंगल QAR का एरिया 48 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल RAS का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल RAS का एरिया क्या होगा? बस इतना सा सवाल है, बेसिक सा, कुछ भी नहीं। तो भाई आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का सम बराबर होगा, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन मार्क प्लस 21 बराबर 27 प्लस 48। दिस विल बी द आंसर। अभी तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 48 और 6 54, 54 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। पैरेललोग्राम, ये सवाल रेक्टेंगल में भी बन सकता है, ये सवाल रोम्बस में भी बन सकता है, ये सवाल स्क्वायर में भी बन सकता है। अगर उसके अंदर कोई पॉइंट है तो आमने सामने के जो ट्राइंगल है उनके एरिया का सम बराबर होता है। ठीक है जी, चलेंगे आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 22 नंबर। चलो यस, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहूंगा। ठीक है, मैं वो ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अब तक आप भूल गए होंगे, बिल्कुल मुझे विश्वास है तुम पे पूरा। ये बताइएगा, मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाए, सेम ही पैरेललोग्राम बनाया, कोई भेदभाव नहीं है, दोनों सेम ही पैरेललोग्राम है। ABCD ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम के अंदर, मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्राइंगल बनाया जाए, ये जो है, ये जो फिगर है, ये किसी भी पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है। ये जो कंसेप्ट है, ये किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, सभी के लिए ट्रू है। ये पैरेललोग्राम ABCD है। अगर इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाया जाए, क्या बनाया जाए? ट्राइंगल। ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए कि ट्राइंगल की एक साइड और पैरेललोग्राम की एक साइड कॉमन हो, यानी कि इस प्रकार से मैंने इसके अंदर एक ट्राइंगल बना दिया, इस प्रकार से। तो ट्राइंगल की जो साइड है AB, ये पैरेललोग्राम की एक साइड के साथ कॉमन है। तो मेरे प्यारे भाई, ठीक है दोस्तों, यहां पे इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया का कितना हिस्सा होगा? बताइए जल्दी से। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम का कितना हिस्सा होगा? याद है ना? याद है? ट्राइंगल APB का जो एरिया है मेरे दोस्तों, वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का आधा होगा। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1/2 रेशियो होगा। ठीक है ना? किसी भी ट्राइंगल, पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, अगर आप उसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल क्रिएट करते हैं मेरे प्यारे भाई, कि उस ट्राइंगल की जो एक साइड है वो
पैरेललोग्राम के एक साइड के साथ कॉमन होनी चाहिए। तो जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट और इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ एरिया ये कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये बचा हुआ एरिया भी आधा है, ये बचा हुआ एरिया भी आधा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बचा हुआ एरिया भी पैरेललोग्राम का आधा है। ठीक है दोस्त, अगर इस पैरेललोग्राम के अंदर, ये पैरेललोग्राम एबीसीडी है ना, एबीसीडी, इसके अंदर ट्रायंगल इस प्रकार से बनाया जाता है, ये इस प्रकार से मेरे दोस्तों ट्रायंगल बनाया है। अभी ट्रायंगल की जो एक साइड है, पैरेललोग्राम की एक साइड एडी के साथ कॉमन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल का एरिया भी पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ये एरिया पूरे पैरेललोग्राम का आधा होगा। आप बोलोगे हां जी सर, अगर ये आधा है तो बचा हुआ एरिया क्या है? बचा हुआ एरिया है ये एरिया भी पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। तो आपके सामने यहां पे 4 एरिया दिखाई दे रहे हैं, 4 एरिया, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर, एक इस वाले कलर से, भाई एक ग्रीन है, और मेरे दोस्तों एक रेड है, और एक ब्लू कलर से है। ये चारों एरिया मेरे दोस्तों इक्वल हैं और पैरेललोग्राम के एरिया के आधे हैं। ठीक है, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं आपको डेमो भी दूंगा उन क्वेश्चंस का। सबसे पहले बताइए सवाल नंबर 22, इसका क्या उत्तर है? करना बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। दिए गए चित्र में, आपके सामने चित्र दिया गया, एबीसीडी और एपीक्यूसी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एपीक्यूसी पैरेललोग्राम है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीसी क्यू के एरिया 24, 11 है। एबीसी का एरिया है 24, ट्रायंगल एबीसी का एरिया 24 है। ट्रायंगल डीसी क्यू का एरिया 11 है। डीसी क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया मेरे दोस्तों 11 है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल एपीडी का एरिया क्या होगा, इतना सा सवाल है। एपी पैरेलल बीसी है? नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो आप? नहीं है भाई, स्वैपन कैसे हो सकता है? चलिए, आपसे जो पूछा ट्रायंगल एपीडी का सवाल आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये आज की क्लास का सबसे आसान सवाल था बच्चों। भाई अगर ये 24 एरिया है तो ये भी तो 24 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एरिया को बाइसेक्ट करता है आधा आधा। ये 24 है तो ये भी 24 होगा। सवाल समाप्त। भाई अगर आप इस पैरेललोग्राम को देखो, ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी, बाकी कुछ मत देखना, अंधे हो जाओ। ए पी क्यू सी दिख रहा है, ए पी क्यू सी, इसके अंदर ये ट्रायंगल बनाया गया एडीसी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया 24 है, पैरेललोग्राम का आधा, तो बाकी बचा खुचा एरिया भी 24 होगा। पैरेललोग्राम का आधा अगर ये 11 है तो कितना बचा? 13। अगर ये 24 है इस ट्रायंगल का एरिया, तो बाकी बचा खुचा भी 24 होगा। 11 है तो कितना होगा? 13। तो ट्रायंगल एपीडी का एरिया 13 होगा। इतना साधारण सा सवाल था ये। ठीक है, चलिए दोस्त, तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। अब बाय।